नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सॉरी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशंस 2025 अपकमिंग, इसके लिए सेट प्रैक्टिस जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जीके एंड जीएस का। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का लाभ मिल सके जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो चलिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? ओके, ये है, अक्सर यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं लोगों को, ये गिर हैं या टाइगर। तो 1972 के वन्य जीव संरक्षण परियोजना में टाइगर, ओके, इसका राइट आंसर टाइगर होगा। ओके, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि भारत की पहली परियोजना थी। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की पहली परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है, जो बाघों की जनसंख्या को, घटती हुई जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए इस परियोजना को भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ओके, ओके, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? ये जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नीति आयोग, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के रूप में जाना जाता था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग नाम दिया। ओके, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, शासी परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं शामिल इसमें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो इन सारे तथ्यों को आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ये हैं विनोबा भावे। पवनार आश्रम इज रिलेटेड टू विनोबा भावे। इसकी स्थापना 1934, ओके, 1934 के भूदान आंदोलन भूदान आंदोलन के दरमियान विनोबा भावे ने की थी 1934 ईस्वी में। यह सबसे लोकप्रिय आकर्षण, ये लोकप्रिय आश्रम है। विनोबा भावे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक, वह महात्मा गांधी के व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य भी थे। महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे। ओके, कौन सी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है?
तो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा पंजाबी नहीं है। ओके, पंजाबी। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 आर्टिकल जो था ये निरस्त कर दिया गया। इसके पहले जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू हुआ करती थी। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। यानी हिंदी, डोगरी और उर्दू ये आधिकारिक भाषाएं हैं और पंजाबी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। ओके, नेक्स्ट। I hope that all of you are enjoying this class very much. All important facts and questions are being discussed here. These are very important for the point of view of examinations in BSSCs and other examinations. Okay, so just you be regular in this class and try to undermine what are being discussed here. All questions are very important and several facts जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ इससे क्वेश्चंस की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जापान के संसद को क्या कहते हैं? विभिन्न देशों के संसदों के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो जापान के संसद को डाइट, ओके, इसे डाइट कहा जाता है। कुछ और भी देशों के संसदों के संसद के नाम यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट जो है उन्हें बता रहा हूँ। जापान तो डाइट है ही। कजाकिस्तान संसद, उत्तर कोरिया सुप्रीम पीपल्स असेंबली, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान नेशनल असेंबली, मलेशिया संसद, नेपाल विधानमंडल या विधानमंडल संसद, पाकिस्तान मजलिस ए शोरा, फिलीपींस कांग्रेसो, रूस ड्यूमा, ओके, रसिया के संसद को ड्यूमा कहते हैं, सिंगापुर संसद, श्रीलंका श्रीलंकावय पार्लिमेंटुआ, स्पेन कोर्टेस, अमेरिका कांग्रेस, थाईलैंड रथ सफा, ओके। तो भारत तो आप जानते ही हैं, भारत के ये इसे पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स, जस्ट रिमेंबर दिस ऑल द फैक्ट्स, ओके। रियाल किस देश की मुद्रा है? ये है सऊदी अरब की मुद्रा, ओके। एक सऊदी रियाल जो है 21.21 इंडियन रुपीस के बराबर वर्तमान में है, ओके। इराक में इराकी दिनार, कुवैत कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ये दिनार यहाँ पर चलते हैं इन तीनों देशों में। संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम, कतर कतरी रियाल, ईरान में भी रियाल जो कि ईरानी रियाल के नाम से, अंगोला क्वांजा, रोमानियाई ल्यू, ओके। ये सब देश और उनकी मुद्राएं हैं जिसे बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारतीय झंडे में चक्र का रंग तो आप जानते ही हैं, ये चक्र का रंग नीला है, ओके। 24 तिलियां भारतीय झंडे में, अनुपात 2:3, 3 रंग, केसरिया ऊपर में, बीच में उजला, नीचा हरा। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, ओके। पिंगली वेंकैया ये थे डिजाइनर। इसे भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अनुपात के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रतीक, तीनों प्रतीकों के बारे में। ब्लू भारतीय झंडे में चक्र
का निशान 24 तिलियां, जो कि 24 आवर्स प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। और भी कुछ फैक्ट्स हैं। इसका चक्र जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ के चक्र से लिया गया है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये अरविंद घोष के, उन्होंने वंदे मातरम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया, किया, खुद से किया। अनुवाद के बाद यह पहली बार 20 नवंबर 1909 को पहली बार प्रकाशित। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक गीत की रचना की गई थी, जो कि संस्कृत और बांग्ला दोनों में मिश्रित रूप से, जो वंदे मातरम के नाम से प्रसिद्ध भारत का ये राष्ट्र भारत की राष्ट्र गीत। ओके, यह गीत 1882 में उनके उपन्यास, कब? 1882, 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था ये। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सन्यासियों का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध बार बार इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक चैत्र प्रायः पड़ता है कब? ये 22 मार्च को। ओके, भारतीय पंचांग जो है इनसे ये क्वेश्चन शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957, ओके, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर में चैत्र पहला महीना और 365 दिन का एक सामान्य वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ निम्नलिखित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। भारत का राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, जनता को संबोधित जितने भी सरकारी कम्युनिकेशंस होते हैं, सब में इस कैलेंडर का ही प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग। सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडकोपनिषद। ओके, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में बैठ जाना होता है। गुरु के समीप बैठ करके जो छात्र प्राचीन भारत में विद्या का अध्ययन करते थे, इसे ही उपनिषद कहते हैं। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना। समीप बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया थी, उसे बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई थी, इन्हें उपनिषद कहते हैं। यह 1000 से 1500 ईसा पूर्व के अवधि के बीच विभिन्न ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे। 1000 से 1500 BC में विभिन्न ऋषियों के द्वारा ये लिखे गए थे। उपनिषद दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। मुंडकोपनिषद इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद। इसी से सत्यमेव जयते की उक्ति ली गई है। ओके, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली इरुला जनजाति। ओके, चारवां जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, अंडमान। ये अंडमान में पाई जाने वाली जनजातीय समूह। अगला क्वेश्चन जिसे अभी मैंने डिस्कस किया था, आनंद मठ के लेखक
बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, 1882 में। हाँ, तो ये पुस्तक 1882 ईस्वी में मूल रूप से प्रकाशित लिखी गई थी। इसे बांग्ला भाषा और भारतीय साहित्य के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक माना जाता है। दी ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक बराक ओबामा। ओके, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी। शहीद दिवस भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। भारतीय सही भारत सहित दुनिया के 15 देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस को मनाते हैं। इस तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ओके इस दिन 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अपने मोबाइल फोन के न पहुंचने पर, यानी कि जब हम उसे अपने पास नहीं पाते हैं तो उसे खो जाने का या एक्सेस नहीं होने का डर जो है वो नोमोफोबिया, ओके, नोमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। फोबिया का मतलब ही होता है डर। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र पाथेर पांचाली। ओके, पाथेर पांचाली 1955। ओके, 1955 में पाथेर पांचाली का निर्देशन उन्होंने किया था। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के 1929 के बंगाली उपन्यास का रूपांतरण थी, जिसने रेज रे यानी कि सत्यजीत रे के निर्देशन में पहली फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11 पुरस्कार दिलाए थे। अतः इसलिए इस इस चलचित्र की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन का कारण बनता है विभिन्न परीक्षाओं में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, ओके, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओके, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? ये धन्वंतरी। ओके, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, भास्कर, ये तो धन्वंतरी इसका राइट आंसर। धन्वंतरी उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य के काल से ही शुरू हुई थी। उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी, नवरत्नों की परंपरा को। धन्वंतरी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान और वैद्य चिंतामणि धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ओके, हालांकि उन्होंने कई आयुर्वेदिक ग्रंथ और भी हालांकि उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनकी शिक्षाओं को सुश्रुत संहिता के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ओके, आईपीएल। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका उपनाम दी वॉल है? ये हैं राहुल
द्रविड़। दिवॉल उपनाम इन्हें दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़, उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ये उनकी दृढ़ता और लंबी अवधि तक पिच पर टिके रहने की वजह से ये नाम उन्हें दिया गया है। ओके, वो बड़ी लंबे समय तक अतिशी पारी खेलते थे। ओके, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। ओके, मुख्यालय स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 17 ऑफ फरवरी 1863 को की गई थी। हेनरी ड्यूनांट। हेनरी ड्यूनांट के द्वारा। ओके, इसका मुख्यालय जिनेवा में। ओके, स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इसका मुख्यालय है। देश के बारे में आप पूछ रहा था, लेकिन देश के अंदर में बार बार मुझे जब एक जगह के रूप में पूछा जाएगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसने 1917 में, 44 में और 63 में 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार जीता। कब कब? 1917, 1944 और 1963 में 3 बार, 3 टाइम्स शांति का नोबेल पुरस्कार इस संस्था को प्राप्त है। युद्ध क्षेत्रों में जा करके और वहाँ शांति स्थापना के कार्य में सहयोग करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से बाहर खदेड़ दिया था? तो ये था अकबर। ओके, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में भी 9 रत्न थे। नवरत्नों की रखने की प्रक्रिया उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने शुरू की थी। बाद में और भी सम्राटों और राजाओं ने इस परंपरा को फॉलो किया और इसी परंपरा को फॉलो करते हुए अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? पहले कोच्चिन, बाद में गोवा में इनकी राजधानी थी। गोवा से पूर्व में कोचीन में इनकी राजधानी। कोचीन भारत की पहली पुर्तगाली राजधानी थी। 20 वर्षों के बाद राजधानी को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में कोचीन से राजधानी को गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। नीन्हो सा कुन्हा। ओके, एक व्यक्ति था नीनो सा नीनो सा कुन्हा। ये गवर्नर बन करके, पुर्तगाली गवर्नर बन करके भारत में आया था और इसने ही कोचीन से राजधानी को बाद में स्थानांतरित किया था। ओके, 1530 सीई में। ओके, ओके, याद रखें इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी। ओके, अभी ये जगह पाकिस्तान में चला गया। सिख धर्म के पहले गुरु संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब जिले के तलवंडी नामक जगह पर 29 नवंबर। ओके,
29 नवंबर 1469 को हुआ था। ओके। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था? ये रंगून भेज दिया गया था। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा में अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में निर्वासित कर दिया था। ओके। 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने के कारण उसे ये सजा दी गई थी और उसे रंगून भेज दिया गया था। बाद में बहादुर शाह जफर की मृत्यु वहीं पर रंगून में ही हो गई थी। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई है। उसे भारत में अंतिम मुगल सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह में उसकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। उसे 62 वर्ष की आयु में गद्दी मिली थी, यानी कि उसे वृद्ध बादशाह के रूप में भी जानते हैं। 1862 में उसकी मृत्यु 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हो गई थी। सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी को प्राप्त करने वाला मुगल शासक। ओके। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये जॉन निकोलस। ओके, जॉन निकोलस। 1789 ईस्वी में सर विलियम जॉन्स निकोलस द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद इंग्लिश में किया गया। कालिदास प्राचीन भारत के महान शास्त्रीय संस्कृत कवियों नाटककारों में से एक। बहुत सारे पुस्तकों अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो उर्वशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत जैसे विशिष्ट रचनाओं के रचनाकार। लिटरेचर के क्षेत्र में इनकी कोई तोड़ नहीं है। इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। ओके। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। ओके। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 ईस्वी में विदेश से आने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हिंदुस्तान में, जो कि बहुत बड़ा सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। तत्कालीन भारत में द नेशनल हेराल्ड 1938 में। कब? 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी दल के जो विचारधाराएं थी, इन्हें इस अखबार के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। 1942 में, ओके, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। 2008 में समाचार पत्र 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ, ये कर्ज हो गया था इसे बहुत ज़्यादा, तो ये अच्छा व्यापार नहीं कर पा रहा था, इसे 2008 में बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा ये घाटा में चल रहा था इस वजह से। ओके। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ये क्या एक आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी या मंत्री? तो ये एक राजदूत। ओके। इंडिका का लेखक तत्कालीन भारतीय व्यवस्था का इसने अपने पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में अशोक किसका प्रतीक है?
ये स्तूप मृत्यु के प्रतीक। ओके। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहां बौद्ध मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महानिर्वाण को प्राप्त किया था। महानिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अंतिम मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने एक स्तूप का निर्माण किया जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक कमल और बैल। महान प्रस्थान, घर छोड़कर के जब बाहर निकले थे, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक घोड़ा। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में। ओके। इसे धर्म चक्र परिवर्तन, इसका प्रतीक चक्र। प्रबोधन बोधि वृक्ष, जो कहा जहाँ पर इन्होंने ग्रेट इनलाइटनमेंट यानी कि बुद्ध ज्ञान में प्राप्त किया था, इसे बोधि वृक्ष प्रतीक के रूप में। मृत्यु जो है परिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में इन्हें मिला था। कुशीनगर में जब इन्होंने महापरिनिर्वाण किया तो इसका प्रतीक स्तूप। तो इन स्तूपों को और घटनाएं जैसे कि जन्म, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, प्रबोधन, एनलाइटेनमेंट, इन सबको और इनके प्रतीकों को आप जरूर अंडर माइंड रखेंगे। इन्हें किसी न किसी रूप में प्रत्येक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। ओके। ये थे 35 क्वेश्चंस के सेट जिन्हें आपने बहुत ही गहनता के साथ विश्लेषण किया, सोचा, समझा। आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying दिस क्लास वेरी मच। एंड और जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इसका बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ओके। इसी तरह से सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आप इस वीडियो को देखते रहें। ओके। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।